तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th का यूपी बोर्ड का एक पेपर लेकर आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है और आपके फिजिक्स का पेपर है। इसे कैसे लिखना है दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि बोर्ड में फिजिक्स 2023 में बोर्ड में फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें। अगर बाय द वे उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आपको कैसे लिखें। अगर वो 2 नंबर का है और आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें से 1 नंबर कैसे चुरा लें, इस तरीके को हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए। और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे बच्चों ने भारी कमेंट के बाद उनके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन हम दे रहे हैं, जो कि 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का सल्यूशन होगा। और पिछले 8 साल, ध्यान देना, पिछले 8 साल के क्वेश्चन आपको देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 साल का सल्यूशन होगा और 8 सालों का सल्यूशन नहीं होगा, तो कुल 10 सालों का सल्यूशन आपको मिलने वाला है दोस्तों इस कोर्स को लेने पर। कोर्स को आप कैसे परचेज करेंगे इस वीडियो में आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हर सब्जेक्ट के 10 सेट, एक सब्जेक्ट के 10 सेट मिलेंगे 30 रुपये में। अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 30 रुपये में देना पड़ेगा, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑफर चल रहा है 101 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। आप पेमेंट दूसरे से भी करा सकते हैं और दूसरे से कराने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नंबर से भेजना। इसी नंबर 7992087382 पर स्क्रीनशॉट और नीचे सारे चैप्टर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम आपको ये सारा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो जरूर अच्छा लगेगा जरूर, आपको ना मजबूरन लाइक करना पड़ेगा। वो चाहे प्रारंभ में कर दो चाहे अंत में कर दो, वो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड की कॉपी है। आप जब एग्जाम में बैठोगे यूपी बोर्ड के बच्चों, तो ये बोर्ड की कॉपी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर ये 6 अंक भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इन देखो, ये पूरे पेपर्स का सलूशन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये जो पेपर देख रहे हो ना 2022 का, पूरे पेपर्स का रियल पेपर है, इस पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं। दूसरी चीज़, ये 6 पॉइंट कैसे भरोगे, तो यहाँ पर हम एक मॉडल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे पहले से मैंने कंप्यूटराइज भर के रखा हुआ है दोस्तों। जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपके एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर होगा और ये 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे अंकों में भरना पड़ेगा। उसके बाद शब्दों में 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, इस तरीके से शब्दों में लिखना पड़ेगा। फिर विषय की बात करें तो विषय आपका जो भी होगा, सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान यहाँ लिखना, रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान लिखना, गणित है तो गणित लिखना, जो भी विषय है यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न पत्र, यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है, ओनली 1 क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश में ओनली 1 क्वेश्चन पेपर या हिंदी में केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हर पेपर के एक ही प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, ठीक है ना। हर पेपर के एक ही पेपर होते हैं, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो दोस्तों, हर पेपर में ना एक संकेतांक होता है। जैसे हम एक पेपर ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पर दाहिने साइड में पेपर्स के संकेतांक होंगे। ये जीव विज्ञान का पेपर है, ये जो संकेतांक है यही आपका संकेतांक बोला जाता है। एक और पेपर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये संकेतांक है, यही दाहिने वाला ये संकेतांक नहीं होता, याद रखना, ये संकेतांक होता है। तो यही संकेतांक हम
यहाँ बॉक्स में कर देंगे। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा, परीक्षा का दिन यहाँ पे लिखना, परीक्षा तिथि यहाँ पे लिखना, डैश करके पाली। आप जानते हैं साइंस के स्टूडेंट का द्वितीय पाली में 2 बजे से परीक्षा होती है, तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है, ठीक है। फिर केंद्र का नाम, केंद्र जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना। तो इस तरीके से हम इस कॉपी को ऊपरी पेज को भर सकते हैं। और याद रखना कि रोल नंबर अंकों में, शब्दों में लिखने में गड़बड़ी मत करना। दूसरी चीज़, अब आपको रोल नंबर एक जगह और लिखना है, यहाँ पर फ्रंट पेज कहीं पे भी लिख सकते हो, या पूरे कॉपी को लिखने के बाद लास्ट में आप कॉपी को लिख सकते हैं, ठीक। अब 2023 में एक नया चीज़ ये आने वाला है दोस्तों कि आपके कॉपी में ना बारकोड रहेगा, मोनोग्राम। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो बच्चे अच्छा लिखते हैं और पढ़ने में टैलेंट होते हैं, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, कभी कभार ना उनकी कॉपी ही बदल देते हैं। तो यूपी बोर्ड ने इसीलिए आपके हर पेज पर एक बारकोड और मोनोग्राम, पहले तो नहीं होता था, पहले शुरू में यहीं पे कॉपी नंबर होती थी लिखी, लेकिन हर पेज पर नहीं। लेकिन इस बार हर पेज पे बारकोड मोनोग्राम रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पेंच मारा हुआ है ना, नत्थी, अब आपको नत्थी देखने को नहीं मिलेगी, अब सिलाई की हुई कॉपी मिलेगी, जैसे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम में होता है, ठीक। वैसे ही आपके हाई स्कूल, इंटर में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जब आप क्वेश्चन को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जरा ध्यान देना। आपको लिखना है पहला प्रश्न, देखो इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे खंड अ सेक्शन ए, खंड अ सेक्शन ए, देखो यहाँ पे लिखा है खंड अ सेक्शन ए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1 भी लिख सकते हो। इंग्लिश में अगर दोगे तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिख सकते हो। तो या प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखो, या प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखो, या आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हो, ठीक। याद रखना दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, यह आपको स्केच से लिखना है, थोड़ा मोटे पेन से लिखना है, ठीक। आप जो है ऐसे पेन का उपयोग बिल्कुल मत करना जिससे इस पार लिखो और उस पार छप जाए, तो बिल्कुल कतई ऐसे पेन का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो राइटिंग कितना भी अच्छे बैठा दो, लेकिन इस पार से लिखोगे उस पार जब दिखेगा उस पार भी लिख दोगे तो सब हो जाएगा धान 22 पसेरी। तो सब धान 22 पसेरी बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है, अक्षर बैठा के लिखने का। अब देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। दोस्तों, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उतार देते हैं, तो प्रश्न उतारने से नंबर आपका जो समय है ना वो चला जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कितने प्रश्न है, क, ख, ग, घ, अंगा। 1 में कुल 5 प्रश्न हैं। तो देखो 1 का पहला सही है, जो सही है उसे लिख दो। अब ये यहाँ पे बैगनी लिखे है ना, बैगनी लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप 1 का पहला, क का पहला लिख सकते हो, फिर ख का दूसरा लिख सकते हो, ये अनुप्रस्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग का तीसरा लिख सकते हो, घ का चौथा लिख सकते हो, अंगा का दूसरा लिख सकते हो, च का दूसरा लिख। ये जो हिंदी में लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। आपके पास, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका एक एक पल आपके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में, खंड ब सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको ये हो गया। अभी इसको पढ़ के सुना देते हैं, थोड़ा जरा ध्यान देना, इन प्रश्नों को थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। ध्यान देना दोस्तों, ये पहला प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो याद रखना बैगनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, याद रखना। अगला, एक कुंडली के सिरों के बीच 44, ये देखो ना अनुप्रस्थ तरंगें, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताइए। तो इसे जब सूत्र में रखेंगे तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो 500 ओम मिलेगा, यानी ग का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। 0 डिग्री केल्विन ताप पर
शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या होता है शुद्ध अर्धचालक? विद्युत रोधी होता है दोस्तों। क्या होता है? विद्युत रोधी, याद रखना। अंगा देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य वाला कण ज्ञात कीजिए। तो याद रखना ये है न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है, यानी अंगा का आपका ये सही है, ठीक है ना। दूसरा, अब देखिए च नंबर में, च नंबर जरा देखिए दोस्तों, संतुलित व्हीट स्टोन सेतब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरे के बीच प्रतिरोध होगा तो कितना होगा दोस्तों? R ओम होगा, याद रखना। कितना होगा? R ओम होगा। चलिए अब सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं। कॉपी के पेज को भी पलटेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शनल में लिखना है, ठीक। अब आ जाते हैं लघु उत्तरी टाइप प्रश्न में। लघु उत्तरी टाइप प्रश्न में लघु माने छोटा, उत्तर माने होता है उत्तर देना, तो छोटे प्रश्नों का उत्तर जो है लघु उत्तरी प्रश्न कहलाता है। अब देखिए खंड ब सेक्शन बी, यहाँ देखिए खंड ब सेक्शन बी। आपको जरूर नहीं है कि आप हिंदी में भी इंग्लिश में लिखिए, आप या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई एक ही लिखना। यहाँ पे मैंने दोनों आपको दिखाने के लिए लिख लिया है, बट आपको एक ही लिखना, चाहे सेक्शन बी लिख दो चाहे खंड ब लिख दो, ठीक। अब आ जाता है 2 का क, तो 2 का क में प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब यहाँ पे देखो क यहाँ लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आप यहाँ पे भी ऐसे क लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 का क क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना। छोटी सी डिफिनीशन है। अगला है दूसरे का ख, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग होती है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे देखिए उत्तर भी लिखा हुआ है। आप हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी होती है दोस्तों? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन 2 को जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे का ग है, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दोस्तों, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। इन्होंने पूछा था कि एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, तो ये है। अब आ जाते हैं दूसरे का घ। करा एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दें तो तार के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए, अगर हम तार की लंबाई को 2 गुना कर देना तो प्रतिरोध निश्चित रूप से 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना दोस्तों? 4 गुना। देखो इस सूत्र में यल के स्थान पे 2l रखे हैं और यहाँ पर जैसे ही यल डैश के स्थान पे 2l रखा गया तो 2l यल से यल कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो हम जो है किसी भी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का अंगा की अगर बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप बोर्ड में लिख दोगे ना तो दोस्तों जो टीचर है ना वो गिर के हंस के नंबर देगा, ज़बरदस्त तरीके से नंबर देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो ललचौआ अक्षर में ज़रूर लिखना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना साफ सुथरा, इस तरीके से अभी देख लो और एग्जाम में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा
5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिलीमीटर एम्पीयर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा दोस्तों? 5 मीटर लंबा, यानी यल की वैल्यू 5 मीटर दी है। फिर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों, तो ये बी की वैल्यू है। बी बराबर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 3 मिली एम्पियर, तो ये वैद्युत धारा की वैल्यू है। आई बराबर 3 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, तो 3 मिली एम्पियर में 3 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। आगे देखिए, तार में प्रवाहित करने पर तार में अधिकतम बल F की वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, I बराबर 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर है दोस्तों, और 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर है ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो धारा की वैल्यू दी थी वो 3 मिली एम्पियर दी थी, तो 3 मिली एम्पियर को एम्पियर बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। फिर जो लंबाई दी है वो L बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदल 10⁻² से गुणा करेंगे। अब I की वैल्यू रख देंगे 5 × 10⁻³। ठीक है, B की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, ये 10⁻³ होगा। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे L की वैल्यू 5 × 10⁻² sin 90 और 10⁻³ तो इस तरीके से जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9। ठीक, 9 हो जाएगा दोस्तों, और 5 दूनी 10 और 10 5 50, तो 10⁻⁻9 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 10⁻50 × 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है, 2 का च परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां क्या हैं? तो देखो परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां यहाँ पे क्या है दोस्तों? रदरफोर्ड यंत्र बताने में असफल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को संख्या क्या होती है। यही है इलेक्ट्रॉन के रदरफोर्ड का मॉडल की कमियां। आगे देखिए दोस्तों, नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बहुत धमाकेदार प्रश्न है। प्रश्न ये है कि प्रकाश के हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये चैप्टर नंबर 10वां है दोस्तों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे चारों दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ता है। ये है तरंग की व्याख्या में। अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, जरा ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख क्या है? बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में अंतर। तो चालक में ये है और अचालक में ये है, अर्धचालक में ये है। दोस्तों अगर सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए जरा ध्यान देना, चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं वे चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो सुचालक होते हैं ना दोस्तों, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो कुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भारी मात्रा में कमी होती है। इसलिए चालक जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, लेकिन अचालक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वो कुचालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में भारी कमी है। अचालक क्या? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश कठिनाई से प्रवाहित हो तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अथवा कम संख्या में होते हैं, अचालक कहलाते हैं। ठीक है। अर्धचालक क्या? वे पदार्थ जिनका वैद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ये पदार्थ तो पूर्ण रूप से चालक होता है और न ही पूर्ण रूप से अचालक होता है। ये हमारा प्रश्न 3 है।
अब देखिए आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। सारे क्वेश्चन को हम विजिट करा देते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये इकलौता चैनल, पूरे यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों जो कि आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन दे रहा है। 7 सेट का दे रहा है, 7, 2, 9 और एक यूपीएमएसपी का पेपर, 2021 के पेपर। तो 10 सेटों का सलूशन हर सब्जेक्ट के आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये तीसरे का ग है। तीसरे का ग दोस्तों, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ये है वैद्युत परिपथ और ये है यहाँ पे गणना किया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेके इसे समझ लेना, क्योंकि दोस्तों अगर समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लेने वाले हैं। तो कम समय में हम चाहेंगे कि सारा क्वेश्चन आपको विजिट करा दें और आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे होंगे। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हमारे इस वीडियो से कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकीकरण आरेख बनाइए। देखो ये बहुत ज़बरदस्त दोस्तों फिगर है, ठीक है। ये परावर्ती दूरदर्शी है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। आगे देखिए व्हीट स्टोन सेतु आ गया। चौथा नंबर आ जाएगा प्रश्न हमारा, कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हीट स्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, इसे व्हीट स्टोन सेतु का नियम कहते हैं। इसमें अज्ञात तारों का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा सल्यूशन किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इसे मैंने सल्यूशन किया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, अगर इसका वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा इसका वीडियो अपलोड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है यहाँ तक P/Q बराबर R/S। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख, एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्श निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपवर्तनांक ज्ञात करना है दोस्तों, और ये देखिए अपवर्तनांक ज्ञात किया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट इधर भी हैं, ये रहा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे आप लोग। अब देखिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न संख्या 4 का ग। 4 का ग क्या है 4 का ग जरा ध्यान देना। परिपथ की चित्र सहायता पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी की क्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी की पूरी क्रिया को समझाया गया है। फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टकारी की ये पूरा चित्र के माध्यम से बताया गया है, ठीक। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आ जाते हैं। तो 4 में जब बढ़ेंगे, 4 के घ में, तो कह रहा है 1 एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना कीजिए। तो ये देखिए आपका ये पूरी स्थापना, यहाँ पे पहले एम्पियर के परिपथी नियम लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा स्थापना किया गया है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से। अब देखिए चौथा नंबर, चौथे का अंगा नंबर आ जाते हैं। चौथे का अंगा क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकेंड 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न होता है, तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनीशन, और यहाँ पे ये पूरा ज्ञात किया गया है। इसे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, चलिए 5वें नंबर प्रश्न में आ जाते हैं दोस्तों। 5वें नंबर प्रश्न में 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देना 5 का क का ये पूरा आंसर, यहाँ पे पूरा सल्यूशन
एकदम शॉर्ट मेथड से किया गया दोस्तों, इसे आप आसानी से भी समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 5 का ख, 5 का है प्रकाश का विवर्तन क्या है, जरा ध्यान देना दोस्तों। प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रवृत्ति में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो देखिए केंद्रीय चौड़ाई का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश का विवर्तन केंद्रीय चौड़ाई का सूत्र। ये फटाफट स्क्रीन लेंगे और यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 5वें का ग में आ जाते हैं। 5वें का ग क्या है दोस्तों, 5वें का ग है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे लेंगे जल्दी से, ठीक। और यहाँ पे अनुगमन वेग पूरा सिद्ध किया गया है। हो गया होगा सबका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं 5वें का घ में। 5वें का घ क्या है प्रश्न दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रश्न है हमारा ना, ये है 5वें का घ। तो 5वें का घ में यहाँ पे देखो ये पूरा सोल्यूशन किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आ जाते हैं 5वें का अंगा। तो दोस्तों 5वें का अंगा की अगर बात कर लें, किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण इतना है तो तरंग की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का पूरा समीकरण, आवृत्ति वगैरह सब निकाला हुआ है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 5वें का अब आ जाते हैं 6वें नंबर में दोस्तों। 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा E1 सेल के सिरों के बीच वोल्टता। तो ये इस चित्र का हमें आंसर देना है और यहाँ पर देखिए इस चित्र का पूरा आंसर दिया गया है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ये है आंसर और ये इधर भी है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा आंसर। आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं 7वां नंबर, समांतर क्रम में दो तारों के बीच। देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये 6वें का। अब 7वां नंबर है, अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र, इसके आधार पर एम्पियर के वैद्युत धारा का परिभाषा, ठीक। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसे लेंगे और फिर इधर भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि उसमें परिभाषा सहित पूरा लिखी हुई है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और ये भी है, ठीक। यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे आ जाते हैं। प्रश्न 8 नंबर क्या है, जरा ध्यान देना दोस्तों। ये है आपका, ये 9 नंबर है। प्रश्न संख्या 8 को दिखाते हैं। ये है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस है। चित्र में देखें कि ये देखो चित्र में रखा हुआ है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन क्षमता बताइए, ठीक है। ये प्रश्न है हमारा। उत्तर ये देखो, ये आप वही चित्र बनाए हुए हैं, इसका उत्तर यहाँ पर भी है, ठीक। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, आप देखोगे तो लगा लोगे। फिर 9वां और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब दोस्तों 9वां और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा इसमें वैद्युत स्थिर वैद्युत का गाउसीय नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु से आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, ये यहाँ से और इधर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, और कुछ पॉइंट इधर है, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से इसका पूरा सलूशन यहाँ पे किया गया। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कमेंट आपको दिक्कत आएगी, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।